एक बार सोचो, सिर्फ एक बार, वो टाइम जब तुम्हें किसी ने बोला था कि तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें भगवान से इतना नहीं मांगना चाहिए, या शायद किसी ने कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ इग्नोर किया, सिर्फ देखा नहीं, सिर्फ वो प्रेजेंस नहीं दी जो तुम चाहते थे। और आपका वो इनर चाइल्ड, वो छोटा सा बच्चा, उसने एक कंक्लूजन निकाल लिया, एक कंक्लूजन जो कॉन्शियस माइंड से नहीं निकला है। कोई डेलिब्रेट थॉट नहीं था, कोई डिसीजन भी नहीं लिया था तुमने फॉर्मली, बस फील हुआ, और जो तुमको फील हुआ वो तुम्हारी सच्चाई बन गई। मैं इनफ नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मुझे हमेशा इग्नोर किया जाता है, मुझे लव के लिए फाइट करनी पड़ती है, मैं सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। और आज कितने सालों बाद आप यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि तुम्हें ये चीज पता लग चुकी है कि तुम्हें अपने अंदर की वो चीज चेंज करनी है। आज तुम ग्रोन हो, अवेयर हो, स्पिरिचुअली तुम्हारा दिमाग तेजी से चलता है, स्पिरिचुअल पाथ पर हो। नाउ स्पिरिचुअल पाथ का मतलब रिलीजियस पाथ नहीं होता है, स्पिरिचुअल पाथ का मतलब होता है टू अवेकन द गॉड विद इन यू। अपने अंदर की सच्चाई को पहचानो, अपने अंदर की सोल को पहचानो, अपने अंदर के उस कॉन्शियसनेस को पहचानो जो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। आज यहाँ पे तुम मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, नेविल की बातें कर रहे हो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बातें सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने अंदर की वो चीज बदलना चाहते हो। बट ये सब करने के बाद भी कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर उस चीज को, उस चेंज को होने से रोक रहा है। कुछ है जो बार बार तुम्हें तुम्हारे सेम पैटर्न्स में लेके चला जाता है। एक आवाज जो तुम्हारे अंदर से आती है और कहती है, क्या मैं ये चीज सच में डिजर्व करता हूँ? आज हम उसी आवाज को ट्रेस करने वाले हैं, उसके सोर्स तक जाएंगे, और यही आज का काम है। हम उसे रीराइट करेंगे। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बेसिकली आपको एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर आप जाओ, वहाँ पे माय असिस्टेंट विल टेक योर क्वेरी एंड वंस बुक्ड वी कैन डिस्कस ऑन योर सिचुएशन। एंड यस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वो बच्चा जो आप थे, जिसने डिसाइड किया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब इग्नोर करते हैं, आज हम वो डिसीजन बदलेंगे। पहले समझते हैं साइंटिफिकली आपका बचपन इतना पावरफुल क्यों होता है। देखो, जब आप पैदा होते हो और जब आप पहले 7 साल में होते हो तो आपका ब्रेन प्रीडोमिनेंटली थीटा स्टेट में होता है, और थीटा स्टेट वही होती है जिसमें हम हिप्नोसिस करते हैं। थीटा स्टेट को और कुछ नहीं, हिप्नोगॉगिक स्टेट बोलते हैं, और ये वो स्टेट होती है जहाँ पे आपका दिमाग बहुत ज्यादा सजेस्टेबल होता है। इसका मतलब जो भी आप अपने दिमाग से इस स्टेट में बोलोगे वो आपके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ये वही स्टेट है जो अडल्ट्स को बहुत डीप मेडिटेशन में फील होती है, और इसको बोलते हैं हम नींद आने से पहले की स्टेट, जिसको नेविल गोडार्ड ने बोला था स्टेट अकिन टू स्लीप, या फिर नींद के जस्ट बाद, मतलब नींद के कुछ 1 मिनट के अंदर का टाइम, उसको बोलते हैं हम थीटा स्टेट। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इसको काफी बार एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि जब बच्चा 7 साल से पहले का होता है या 7 साल की एज के अंदर होता है तो वो एक वॉकिंग ट्रांस स्टेट में होता है, उसकी क्रिटिकल फैकल्टी डेवलप नहीं होती है, मतलब उसके अंदर का जो एनालिटिकल माइंड है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। एनालिटिकल माइंड वो होता है जो चीजों को रीजनिंग देता है, जो चीजों को लॉजिक, या फिर जिस माइंड का यूज करके आप किसी भी चीज को डिनाई या फिर एक्सेप्ट करते हो, उस माइंड को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइंड या फिर एनालिटिकल माइंड। जब आप 7 साल के अंदर होते हो तो आपका जो दिमाग है वो फिल्टर नहीं कर पाता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, ये मेरे बारे में सच है भी या नहीं है। जो भी एंटर होता है डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, सीधा, बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो जब आपकी मम्मी ने एग्जॉस्ट होकर अपने खुद के वुंड्स के साथ आपको बोला, उफ तुम बहुत ज्यादा नीडी हो, तुम कितना दिमाग खराब करते हो, और आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली, और आपके दिमाग ने उसको कैसे स्टोर किया? उसने स्टोर किया कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है, मुझे कभी प्यार नहीं मिल सकता है। नॉट बिकॉज यू एग्रीड, बट बिकॉज आपके पास वो एनालिटिकल माइंड ही नहीं था कि आप ये डिसीजन ले पाओ या फिर आप ये कंक्लूड कर पाओ कि आपकी मम्मी ने वो सिर्फ एक एग्जॉशन में आके बोला है, क्योंकि फिल्टर था ही नहीं वहाँ पे। और जब आपके पापा ने खुद की इनसिक्योरिटीज की वजह से आपको बोला कि पढ़ोगे नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने वो चीज एक्सेप्ट कर ली। और जब टीचर्स ने या रिलेटिव्स ने या सोसाइटी ने बार बार कहा, बार बार आपको टॉन्ट मारा, तो आपने वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। जब सोसाइटी ने आपको डिफाइन किया, आपने वो सब एक्सेप्ट कर लिया, और ये सब आपकी प्रोग्रामिंग बन गई। न्यूरोसाइंस में इसको कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। वो मेमोरीज जो आपको याद भी नहीं है कॉन्शियसली, जो आपने स्टोर नहीं की है डेलिबरेटली, लेकिन वो अब आपके नर्वस सिस्टम में एनकोड हो चुकी है, जो आपके रिएक्शंस में दिखती है, और आपको समझ नहीं आता कि यार मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए करते हो क्योंकि नाउ इट इज योर इम्प्लिसिट मेमोरी एंड इट हैज बीन एनकोडेड इन योर नर्वस सिस्टम, जो आपकी डिफॉल्ट इमोशनल स्टेट में है। और नेविल गोडार्ड जो
क्वांटम फिजिक्स से बहुत पहले समझ गए थे। उन्होंने कहा था, मैन्स चीफ डिल्यूजन इज हिज कन्विक्शन दैट देयर आर कॉजेज अदर देन हिम एंड हिज ओन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है आदमी का सबसे बड़ा डिल्यूजन ही यही है कि उसको लगता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज का कॉज उसकी खुद की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से अलग है। आपकी कॉन्शियसनेस की स्टेट, यानी आप अपने बारे में डीप डाउन क्या मानते हो, क्या बिलीव करते हो, वही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। और आप मानते वही हो जो आपको बचपन से सिखाया गया है, और वो स्टेट, वो प्रोग्रामिंग बचपन में हो जाती है। इसीलिए एफर्मेशंस बहुत लोगों के लिए काम करते ही नहीं या फिर कम काम करते हैं। आप ऊपर से एक नया बिलीफ पेस्ट कर रहे हो, लेकिन नीचे वाला पुराना बिलीफ तो चेंज ही नहीं हो रहा है। बैकग्राउंड में अभी भी वही चल रहा है, साइलेंटली, पावरफुली। इसको इस तरह से देखो कि मान लो आपने अपने फोन में एक नया ऐप डाउनलोड किया, बट बैकग्राउंड में 47 ऐप्स अभी भी ओपन है और वो बैटरी आपकी कंज्यूम कर रहे हैं। जो आपको रीराइट करना है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं है, वो आपका कोड है। अब मैं चाहती हूँ आप थोड़ा रुको, थोड़ा सा ब्रीद इन करो और ऑनेस्टली बिना किसी जजमेंट के अपना चाइल्डहुड रिकॉल करो। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ ऑब्वियस ट्रॉमा की, मैं यहाँ पे आपके नेग्लेक्ट या फिर अब्यूज की बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ वो छोटे छोटे सटल मोमेंट्स की, उन वूंड्स की जो किसी को शायद वूंड्स लगे भी नहीं, बट आपके लिए वो वूंड्स हैं। क्या आपके घर में लव अनकंडीशनल था? मतलब जब आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता था? क्या आपको अप्रूवल तब मिलता था जब आप डिमांडिंग नहीं होते थे? क्या आपको हमेशा से तब रिवॉर्ड मिला है जब आपने चुपचाप रह के सफर किया है? अगर हाँ, तो आपने सीखा है कि आई एम नॉट इनफ, मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा प्यार पाने के लिए। प्यार अनकंडीशनल नहीं होता है। क्या आपके घर में इमोशंस को सप्रेस किया जाता था? क्या आपको रोने पर ये बोला जाता था कि चुप रहो, तुम छोटी छोटी बातों पे रो देते हो? क्या एंगर एक्सप्रेस करने पे पनिशमेंट मिलती थी? क्या फीलिंग्स को वीकनेस माना जाता था? अगर हाँ, तो आपने सीखा है कि आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती है। मैं अपने इमोशंस के साथ अनसेफ हूँ। क्या आपको सिबलिंग्स में कंपेयर किया जाता था, या कजिन्स में कंपेयर किया जाता था, या नेबर के बेटे से जो इतना इंटेलिजेंट था, जिसको हम बोलते हैं शर्मा जी का बेटा? अगर हाँ, तो आपने सीखा है मैं इनहेरेंटली लेस हूँ और मैं कभी भी किसी और से बेटर नहीं कर सकता हूँ। क्या आपके पेरेंट्स के बीच में टेंशन थी? क्या घर में पीस नहीं था आपके? क्या आप एज अ चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फील करते थे उस टेंशन के लिए? अगर हाँ, तो आपने सीखा है कि रिलेशनशिप्स आर अनसेफ। क्या आपको कभी प्रेज नहीं किया गया है? क्या आपकी अचीवमेंट्स को कभी फॉर ग्रांटेड लिया गया है? अगर हाँ, तो आपने सीखा है कि आपको कोई भी वैल्यू नहीं करता है। ये सब बहुत ही छोटे, बहुत ही क्वाइट, इनविजिबल, आप बोल सकते हो ट्रॉमास होते हैं। ट्रॉमास भी नहीं बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि कोड होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं, और यहीं से बनता है आपका सेल्फ कंसेप्ट। जैसा कि नेविल गोडार्ड ने बोला था, चेंज योर कंसेप्शन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल ऑटोमेटिकली चेंज द वर्ल्ड यू लिव इन। जो आप अपने बारे में बिलीव करते हो वही मैनिफेस्ट होता है, ऑलवेज, विदाउट अ डाउट, और बिना किसी एक्सेप्शन के। इसीलिए नहीं कि यूनिवर्स क्रूअल है, इसलिए कि कॉन्शियसनेस मिरर करती है। जो अंदर है वही बाहर दिखेगा आपको, जो रूट में है वही फ्रूट में दिखेगा आपको। अब आप पूछोगे कि मैं कैसे जानूं कि मेरा सेल्फ कंसेप्ट क्या है? मैं तो कॉन्शियसली कभी नेगेटिव सोचता भी नहीं हूँ। देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। इसके लिए आपको अपने पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट डायरेक्टली वर्ड्स में नहीं मिलता है। आप नोटिस करो कि आपके वर्ड्स, आपके पैटर्न्स रिलेशनशिप में कैसे हैं, लव में कैसे हैं, मनी में कैसे हैं, अपॉर्चुनिटीज में कैसे हैं, फेलियर में कैसे हैं, सेल्फ सबोटाज में कैसे हैं। क्योंकि न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन में हर किसी टॉपिक को लेके अलग न्यूरल पाथवे होता है, अलग सेट ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। आपके बिलीफ को लेकर अलग न्यूरॉन्स हो सकते हैं जो कि फायर करते हैं, वायर करते हैं साथ में, और वो न्यूरॉन्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं फ्रॉम किसी और टॉपिक के, जैसे सेल्फ सबोटाज को लेके। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं, पैसा कमाने में बेकार होते हैं। पैसा कमाने में अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप्स में बेकार होते हैं। कुछ लोग सब में ही अच्छे होते हैं क्योंकि उनका न्यूरल पाथवे, न्यूरल पैटर्न सब में अच्छा होता है। देखो, तुम्हारी लाइफ तुम्हें बार बार वही दिखाती है जो तुम्हारे अंदर चल रहा होता है। अब वो चीज कभी कभी कॉन्शियस नहीं होती है, वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में फीडेड होती है। इसीलिए इंसान के पास दिन में 70,000 से ज्यादा थॉट्स होते हैं, बट हर थॉट इंसान नोटिस नहीं कर पाता है। क्योंकि हर थॉट उसके बचपन के लिमिटिंग बिलीफ से रिलेटेड होता है, और कुछ इतना रिलेटेड होता है कि उसके बारे में आप सोचते भी नहीं हो, बट फिर भी देयर इज समथिंग दैट यू फील रिलेटेड टू इट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चीजें, जो बिलीव्स आपने बचपन में फीड किए हैं या फिर एब्जॉर्ब किए हैं, वो आपका सच नहीं है।
वो आप उसको चेंज कर सकते हो। वो आपकी लिमिटेशंस तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो पैटर्न्स एब्जॉर्ब किए वो आपकी लिमिटेशन नहीं थी, वो थी आपके पेरेंट्स की लिमिटेशंस, आपके पेरेंट्स के वुंड्स, ट्रॉमास जो उन्होंने आपके ऊपर डाल दिए, आपके रिलेटिव्स के, आपके स्कूल टीचर्स के, आपके फ्रेंड्स के, पेरेंट्स के, इनके ट्रॉमास थे जो आपने खुद एब्जॉर्ब कर लिए और उसको अपना सच मान लिया। आपके पेरेंट्स ने जो भी आपको कहा बचपन में, जो भी उन्होंने किया, उसको आपने खुद के वुंड्स मान लिया अपनी खुद की प्रोग्रामिंग से और उसको अपना सेल्फ कंसेप्ट बना दिया। और ये एक जनरेशनल चेन है। वो बच्चा जो आप थे, इनोसेंट, डिजर्विंग, आपने उस सब को नेग्लेक्ट कर दिया और आपने अपने पेरेंट्स के, अपने आसपास के लोगों के सारे बिलीफ्स एब्जॉर्ब कर लिए। अब आता है वो हिस्सा जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि हम इसको रीराइट कैसे करें। सबसे पहला होता है किसी भी बिलीफ को आइडेंटिफाई करना। अगर आपने अपने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ये पता लगा पाओगे कि ये बिलीफ एक्चुअली आपका था ही नहीं, ये किसी ने आपको दिया था। डीप डाउन आप अपने बारे में जो मानते हो उसको आइडेंटिफाई करो। सेकंड स्टेप के लिए उसको ट्रेस करो इन द पास्ट कि वो पैटर्न, वो थॉट आपको पहली बार कहाँ से मिला था। उसको एक्नॉलेज करो, उसको फाइट मत करो और अपने आप को कोसो तो बिल्कुल भी मत कि ये चीज इतने टाइम से मैं अपने अंदर दबा के बैठा था। सिर्फ विटनेस करो। थर्ड स्टेप है कंपैशन। जब आप ट्रेस करते हो और आपको पता लगता है कि ओह ये तो मेरी मम्मी की वजह से मुझे मिला है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि उनको भी कहीं ना कहीं से ये ट्रॉमा मिला था, वो उनका डिसीजन नहीं था, या फिर ये पापा की वजह से मिला था। तो किसी को भी ब्लेम मत करो। या फिर आपको लगता है कि ये मुझे मेरे फ्रेंड की मम्मी ने बोला था या फिर मुझे ये टीचर ने बोला था, तो यू डोंट हैव टू ब्लेम एनीवन बिकॉज दे नेवर न्यू एनीथिंग बेटर। और आपने जो भी एब्जॉर्ब किया वो आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। आप जो बच्चे थे, उस बच्चे के सर्वाइवल के लिए उस एनवायरनमेंट में वो चीज बहुत जरूरी थी कि वो उसी थॉट प्रोसेस से बड़ा हो। जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली है तो आपको उसका ऑपोजिट देखना है कि उसका ऑपोजिट क्या होगा। बिकॉज आपका दिमाग एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज बिलीव कर सकता है, वो दो चीजें बिलीव नहीं कर सकता है। जब भी आपका दिमाग बोलता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, उसको याद दिलाओ कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ। और ये काम आप विजुअलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो। स्टेप 6 है मेमोरी रिकंसोलिडेशन। अब मेमोरी रिकंसोलिडेशन क्या होता है इस बारे में मैंने बहुत बार बात की है, बट मेमोरी रिकंसोलिडेशन का मतलब होता है आपके दिमाग में पास्ट की एक मेमोरी है जो आपके दिमाग में इस टाइम पे आपको परेशान कर रही है। जब आप उस मेमोरी को अपने दिमाग में रिविजिट करते हो तो एक तरह से आप उस फाइल को ओपन कर देते हो। और जब आप उस फाइल को ओपन करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप उस फाइल के अंदर के कंटेंट को चेंज कर पाओ और उसको दोबारा से अंदर रख पाओ। इसी की वजह से हम रिवीजन टेक्निक यूज़ करते हैं। सो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना जाके, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ एंड रिकंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है डिटेल में। तो आपको यहाँ पे अपने दिमाग में जाके वो मेमोरी रिकंसोलिडेट करनी है, मतलब उसको चेंज करना है। अगर मान लो आपको बचपन में बोला गया है कि आपकी मम्मी ने बोला है कि तुम बहुत ही दिमाग खराब करते हो, तो यू हैव टू गो विद इन दैट मेमोरी और उसको देखो कि नाउ शी इज नॉट सेइंग टू यू कि तुम मेरा बहुत दिमाग खराब करते हो। उनके वर्ड्स चेंज होते हुए देखो और उस फीलिंग को फील करो जो कि आपको फील होगी अगर एक्चुअली में वो चीज़ आपसे बोली गई होती तो। अब इसका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ से देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मुझे काफ़ी बुली किया जाता था फॉर सम रीजंस। और जब मैं 9th क्लास में थी तो आई रिमेंबर मैं जिस ग्रुप में थी, मेरा फुल लड़कियों वाला स्कूल था, मतलब इट वाज नॉट अ कोएड स्कूल, इट वाज अ गर्ल्स स्कूल। तो मैं जिस ग्रुप में थी उस ग्रुप में एक लड़की से मेरी बहस हो गई थी और गलती भी शायद उसी की थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट हाँ हमारी लड़ाई हो गई थी। और हमें समर वैकेशन का एक प्रोजेक्ट बनाना था साथ में, जिस ग्रुप में 7-8 लड़कियाँ थी। और उस टाइम पे मुझे मतलब बहुत अजीब तरीके से ना उन्होंने निकाल दिया था उस ग्रुप से और आई फेल्ट सो अलोन उस टाइम पे। और क्योंकि मैं उस टाइम पे खुद को प्रूफ नहीं कर पाई थी कि मैं सही हूँ और वो जो दूसरी लड़की है वो झूठ बोल रही है या फिर वो मुझे फंसा रही है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। उस वजह से मेरे अंदर एक ये बिलीव बन गया था कि मुझे अब हर चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मुझे प्रूफ के साथ वो चीज़ बोलनी पड़ेगी, मेरे वर्ड्स अलोन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस की जहाँ पे अगर मैं किसी को कोई भी चीज़ बताती थी तो मैं उसको तब तक नहीं बताती थी जब तक मेरे पास कोई प्रूफ ना हो। ठीक है, उस चीज़ की वजह से आई हैव सफर्ड अ लॉट। ठीक है, और इसका ये भी चीज़ मतलब इसका इम्पैक्ट ये भी हुआ कि लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे जब तक मैं प्रूफ ना दे दूँ। ये मेरी लाइफ में मतलब काफ़ी बार हुआ है उस 9th क्लास के इंसिडेंट के बाद। तो जब ये चीज़ मैंने अब आइडेंटिफाई कर ली है तो अब मैंने उसको चेंज करना स्टार्ट किया। अब हाउ डिड आई चेंज इट? आई वेंट बैक टू द मेमोरी, वो मेमोरी जहाँ पे मुझे
अलोन फील कराया गया था और मुझे मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था एंड आई वाज फीलिंग वेरी हेल्पलेस। वहाँ जाके मैंने खुद को इस तरह से देखा कि मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है एंड एवरीवन जो कि पहले उस लड़की के साइड थे, दे वर ऑन माई साइड, ठीक है। एंड व्हेन आई वॉज डूइंग इट आई वॉज फीलिंग सो हैप्पी एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ, फाइनली पीपल आर ट्रस्टिंग मी, मुझे प्रूव करने की खुद को कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसकी वजह से ये हुआ कि नाउ आई डोंट प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। मैं किसी से अब बहस भी नहीं करती हूँ। मतलब आपने देखा होगा कि मैं अब बहुत कम ही अपने कमेंट सेक्शन में अगर कोई मुझे नेगेटिव बोल रहा है, आई डू नॉट रिप्लाई टू देम, क्योंकि वो जो ट्रॉमा था मेरा वो भी उसी इवेंट की वजह से था, जिसकी वजह से आई वुड जस्ट बिकम वेरी डिफेंसिव एंड मैं सबको जवाब देने लगती थी एंड दैट्स वाई मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता था। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई जस्ट सिंपली ब्लॉक एवरीवन जो कि बकवास करता है एंड आई एम लाइक मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। अगर किसी को सच में जवाब देने की ज़रूरत होती है तो मैं जवाब देती हूँ, बट वो चीज़ बहुत कम हो गई है एंड मुझे अपना वो ट्रिगर वाली फीलिंग नहीं होती। क्योंकि जस्ट बिकॉज आई रिकन्सोलिडेटेड माई मेमोरी और उस मेमोरी से रिलेटेड जो फीलिंग थी वो मैंने चेंज कर दी। तो मेमोरी रिकन्सोलिडेशन का मतलब ही होता है कि यू गो बैक टू योर मेमोरी, यू रिकन्सोलिडेटेड, यू चेंज द फीलिंग जो आपको उस मोमेंट पे हुई थी एंड उसको किसी नई फीलिंग से रिप्लेस करो। इसका जो आई वुड से रिजल्ट होता है वो ये होता है कि आपके फ्यूचर इवेंट्स में आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है, बिकॉज रिएक्शन भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही आते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई रिएक्शन चेंज हो जाता है एंड आपकी लाइफ भी चेंज हो जाती है। नाउ जब आपने अपना वो मेमोरी रिकन्सोलिडेट कर लिया है, तब आपको अपनी नई आइडेंटिटी जो आपने बनाई है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। पैसे के बारे में क्या सोचते हो आप, मनी के बारे में क्या सोचते हो आप, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हो आप, लव के बारे में क्या सोचते हो, सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। और लास्टली जब आपको कोई रेजिस्टेंस आए, जब आपका दिमाग, जब मान लो आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करो अपने दिमाग में एंड आपका दिमाग आपको ये बोलता है कि तुम कभी भी चेंज नहीं हो सकते, तुम वही हो, वही तुम्हारी सच्चाई है, इवन योर रियलिटी विल ऑल्सो शो यू दैट थिंग। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपने वो देखा होगा, कैंडल देखी होगी, जब कैंडल बुझने वाली होती है तो वो लास्ट टाइम पे एक बार बहुत तेज़ी से जलती है, ठीक है। दैट मीन्स वो रेजिस्ट करती है बुझना, ठीक है। उसी तरह से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपका दिमाग चेंज हो रहा होता है तो इट रेजिस्ट एज हार्ड एज इट कैन एंड वही मोमेंट होता है जहाँ पे आपको और उससे डबल फोर्स करना पड़ता है खुद को टू नॉट फॉल प्रे टू दैट रेजिस्टेंस। तो आपको उसको तुरंत के तुरंत चेंज भी करना होता है। सो रेजिस्टेंस आता है तो उसको ये मत समझो कि यार ये रेजिस्टेंस आ गया मतलब यही मेरी सच्चाई है, नहीं। उसको ये समझो कि फाइनल अपडेट हो रहा है मेरा दिमाग और अपडेट होने से पहले क्योंकि पुराना सॉफ्टवेयर जो पड़ा हुआ है वो रेजिस्ट कर रहा है मुझे और हार्डर उसको कंपेल करना है टू चेंज एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू इंस्टॉल अ न्यू प्रोग्राम इन टू योर माइंड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, सेल्फ कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्या करना चाहिए टू चेंज इट। हाँ, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आई हैव अ सेल्फ कंसेप्ट मास्टर क्लास जिसमें आप जाके बहुत डिटेल में मैंने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में ही बात की है। तो अगर आपको ये भी नहीं, इस वीडियो में भी समझ में नहीं आया है, सो यू कैन लाइक गो टू माई स्टोर एंड वहाँ से जाके आप सेल्फ कंसेप्ट मास्टर क्लास ले सकते हो। एंड उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में बात की है कि हाउ टू चेंज योर सेल्फ कंसेप्ट, कैसे आपके सेल्फ कंसेप्ट से आपकी पूरी लाइफ चलती है, मतलब और रिचुअल्स और टूल्स भी मैंने उसमें यूज़ किए हैं टू हेल्प यू चेंज योर सेल्फ कंसेप्ट इवन बेटर। तो येस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ यू वांट टू बुक योर one-on-one session, check the description, you will find all the details that is required for you to do so. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.